आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। विविधताओं से भरे इस देश को हिंदी ने जोड़ रखा है। विविधताओं से भरे इस देश को हिंदी ने जोड़ रखा है। हर भारतीय ने हिंदी को अपने दिल में बसा रखा है। आओ सब मिलकर आज विश्व हिंदी दिवस मनाएं। हमारी मातृभाषा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारी शान, हमारी जान, हमारा मान है हिंदी। भाषाएं तो सभी प्यारी हैं, पर ईश्वर का वरदान है हिंदी। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आइए आज सुनते हैं ये परिचर्चा। हिंदी को मोहक बनाएं मुहावरे। परिचर्चा का संचालन किया है दीपशिखा दुर्गापाल ने। नमस्कार। 10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस। 1975 में पहली बार नागपुर में इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। उसके बाद वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को औपचारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस घोषित किया और तब से लेकर आज तक इसे सतत विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे स्टूडियो में एक परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर धीरज वणकर। जीएलएस महाविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ हिंदी भाषा साहित्य सृजन और संवर्धन में संलग्न हैं। आप केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हिंदीतर भाषी लेखक प्रोत्साहन योजना 2016 के अंतर्गत सम्मानित भी किए जा चुके हैं। और मेरे साथ हैं श्री विजय तिवारी, कवि, गजलकार और लेखक। हिंदी भाषा के शिक्षण से एक अरसे से संबद्ध तिवारी जी गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। तो स्वागत है आप दोनों महानुभावों का। नमस्कार, बहुत नमस्कार। किसी भी भाषा को वजनदार, जानदार, शानदार बनाने में बहुत से घटक होते हैं, कारक होते हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर धीरज वणकर से ये जानना चाहूंगी कि अहिंदी भाषी होते हुए भी आप हिंदी भाषा की ओर कैसे आकृष्ट हुए और इतना आकृष्ट हुए कि आपने उसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है। सभी को 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आपने मुझे सवाल किया कि आप गुजराती भाषी होते हुए भी हिंदी की ओर कैसे आकर्षित हुए। जब मैं छोटा था और प्राथमिक शाला में मैं पढ़ता था, उस दौरान हिंदी विषय एक अनिवार्य विषय के तौर पर आता था। उसमें रहीम के पद है, कबीर की साखियां है, सुर के पद है, तुलसी का रामचरितमानस से संबंधित साखियां आदि आता था दोहा। वो दोहा जब मैं सुनता था, हम पढ़ते थे, तो हमें लग रहा था कि इसमें हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो उजागर हो रही है, इसमें लय है, इसमें संगीत है। तो धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने सोचा कि ये राष्ट्र की भाषा है, जन जन की भाषा है, मधुर भाषा है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। तो मेरा झुकाव जो है वो हिंदी की ओर बढ़ता गया। फिर जब मैं बीए हुआ, जब मेरा परिणाम निकला तो मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया और गुजराती भाषी होते हुए भी बीए का जो स्वर्ण पदक एक गुजराती भाषी छात्र के नाम पर आया। तब मेरा हौसला जो था, मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर मैंने एमए किया, एमए में मेरा प्रथम वर्ग आया। फिर मैं हिंदी का अध्यापक बना। फिर तो ये मेरा व्यवसाय ही हो गया कि मुझे हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, हिंदी के प्रति मेरा लगाव और बढ़ना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के जो गुजराती भाषी छात्र हैं, उन छात्रों को हिंदी के प्रति उनका लगाव कैसे बढ़े, हिंदी को वो कैसे सीखे और ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रचार हो, प्रसार हो, हम हिंदी में काम करें। ये मैंने अपना लिया कि इस प्रकार से ये हिंदी को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहिए। और मुझे हिंदी बहुत मीठी भाषा लग रही है। उसको जब मैं बोलता हूँ, उसको मैं सुनता हूँ। हम वैश्विक फलक पर हम देखते हैं तो आज हिंदी कितनी विश्व के कितने देशों में उसका बोलबाला है। वैश्विक स्तर पर अगर हिंदी की इतनी अच्छी स्थिति है तो हम भारतीय है, हमारी यहाँ की भाषा है। इस भाषा से हमारा जुड़े रहना मुझे लगता है जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी, बहुत गहरी, बहुत वजनदार बात आपने कही है। और अब मैं प्रश्न करना चाहूंगी श्री विजय तिवारी से कि आप तो मूलतः हिंदी भाषी ही हैं। जी। हिंदी की ओर आपका आकर्षित होना
होना स्वाभाविक है। जैसा कि आपने देखा डॉक्टर धीरज वणकर वो अहिंदी भाषी हैं, उनके अंदर हिंदी भाषा के लिए काफी एक ललक है, प्रेम है। तो जो अहिंदी भाषी हैं और जो भारतीय भी नहीं है विदेशों में, उनके लिए हिंदी भाषा का क्या आकर्षण हो सकता है? दीपशिखा जी, सबसे पहले तो आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आकाशवाणी के इस केंद्र से इस तरह के कार्यक्रम का प्रसारण होना, ये अपने आप में एक सराहनीय और प्रशंसनीय बात है जी। ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धन्यता की और गौरव वाली बात है। और आकाशवाणी इसे आगे विश्व फलक पर भी ले जाती है। बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। इंटरनेट पर जो हमारा प्रसारण होता है उसके जरिए भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और ये कार्यक्रम वो अभी सुन भी रहे होंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप पूछा है दीपशिखा जी के जो भारत से बाहर जो व्यक्ति हैं और जो भारतीय नहीं है जी, उनके लिए हिंदी का क्या महत्व है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान समय में ही हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं अरुण नामदेव जी, वो अमेरिका के डलास में हैं। उन्होंने एक आर्टिकल मुझे भेजा कि यहाँ के जो मूलतः स्थानीय बच्चे हैं वो भी भारतीय बच्चों के साथ में या भारतीय लोगों के साथ में हिंदी में ही बात करते हैं। मतलब अमेरिका के जो मूल अमेरिकी जो हाँ, जो मूल अमेरिकी हैं, जो मूलतः भारतीय नहीं हैं। और इससे ज्यादा लोकप्रियता, इससे ज्यादा आकर्षण किसी भी भाषा के लिए और इससे ज्यादा गौरवशाली बात किसी भी भाषा के लिए और क्या हो सकती है। बिल्कुल, कि दूसरे देश के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो भी भारत की भाषा में या मूलतः हिंदी भाषा में आपसे बात करें। ये एक बड़ा आकर्षण है हिंदी भाषा का। और एक बात यह भी है, हिंदी भाषा के संपर्क में एक बार यदि कोई आए, जैसे कि अभी हमारे साथ डॉक्टर धीरज जी हैं, मूलतः गुजराती भाषी हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी के संपर्क में आने के बाद में जिस तरह से उससे प्रेम निभाया है और हिंदी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ये बताता है कि किस तरह से हिंदी से इनका लगाव है, बच नहीं सकते। हाँ, उसके मोहपाश से बचना बिल्कुल संभव ही नहीं है। और ये मेरा भी अनुभव रहा। मैं काफी समय तक जापान में थी और उसके रेडियो जापान की हिंदी सेवा के साथ में संबद्ध थी। तो मैंने देखा कि काफी जापानी जो थे और जापानी बच्चे वो हिंदी सीखते थे और आपस में वो जापानी लड़कियां या सारे जापानी लोग वो हिंदी में बात करते थे। बहुत बढ़िया। तो ये देख करके हमें अपनी भाषा के लिए एक अलग गौरव है और एक मतलब अलग ही अनुभव होता है, एक अलग अनुभूति होती है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो जो सुख मिलता है, वो जो आनंद मिलता है, वो आनंद शायद ही किसी और चीज से। जी बिल्कुल, आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। और चूंकि ये बात निकली है तो मैं एक शब्द होता है मुहावरा, जो किसी भी भाषा को जानदार शानदार बनाने का, जो बहुत सारे कारक हैं, धीरज जी के लिए अलग रहा, किसी के लिए अलग रहा, लेकिन भाषा को बहुत अच्छा बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए जो होते हैं उनमें एक मुहावरा और लोकोक्ति भी होते हैं। तो उसके विषय में अब मैं आप दोनों महानुभावों से जानना चाहूंगी। मुहावरे के लिए तो ये कहा जा सकता है दीपशिखा जी, हिंदी में अभ्यास उसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में प्रैक्टिस कह सकते हैं, लेकिन वो मुहावरा शब्द जो है वो मूल मुहावरा है। मुहावरा होना, किसी भी चीज का मुहावरा हो गया है, अभ्यास हो गया है, आप बार बार उस चीज को दोहराते हैं तो वो आपके स्वभाव में बिल्कुल व्यवस्थ हो गया है। उससे वो मुहावरा शब्द बना। किसी भी बात को बहुत बेहतरीन ढंग से कहने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से कहने के लिए कुछ एक शब्द समूहों का एक बहुत छोटे से वाक्य को गूंथ करके इस तरह से पेश करते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए किसी विशेष परिभाषा की अलग से उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुहावरा जो है वो भाषा में एक अलंकार है। जिस तरह से पुरुष के लिए या स्त्री के लिए श्रृंगार होता है, उसी तरह मुहावरा जो है वो किसी भी भाषा का श्रृंगार है। वाह, अलंकारिक भाषा है। मुहावरा आप यूं समझ लीजिए कि किसी भी भाव को अत्यंत गहराई से पेश करने के लिए बड़ा ही सशक्त माध्यम है।
वाह। सर ने जो बताया विजय जी ने कि कोई भी भाषा होती है जी। तो उस भाषा में जो महत्व छंद का होता है, जो महत्व अलंकार का होता है, जो महत्व रस का होता है, समास का होता है, वैसा ही महत्व मुहावरों का बहुत होता है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवृत्त, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। यानी ये आभूषण का काम करता है और गागर में सागर भरने का काम जो है वो मुहावरा करता है। क्योंकि आप छोटे से मुहावरे में आप इतने गुढ़ार्थ को, इतने भावार्थ को आप उसमें व्यक्त करते, जिससे भाषा जो होती है ये जीवंत बन जाती है, सुंदर बन जाती है, प्रभावी बन जाती है। एक लेखक जब मुहावरों का प्रयोग करता है तो उसको वाक्यांशों में एक विशेष प्रकार की इससे एक रंगत आ जाती है, यह पाठकों को आकर्षित करता है। मान लीजिए कि 9 2 11 हो गया, ऐसे सीधे सीधे मैं बात करूंगा तो वो उसमें से जो हमें अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। मुहावरा की एक विशेषता ये भी है कि उसमें जो शब्द प्रयोग होता है उसको आप बदल नहीं सकते। पानी पानी हो जाना, अब मान लीजिए किसी का होगा कि पानी पानी की जगह मुझे जल जल करना है तो वो नहीं हो, तो पानी पानी हो जाने की जगह तो हमें पानी पानी वो जल जल हो जाना हम नहीं हो सकता। या ये ऐसे नहीं कर सकते कि आंखों में धूल झोंकना, चक्षुओं में धूल झोंकना, ऐसा नहीं कर सकते। ते मुहावरे, और मुहावरे जो हैं वो पशु पक्षी संबंधी होते हैं, हमारे शरीर के अंगों से संबंधित। किसी विद्वजन ने मुहावरों को केंद्र में रख के एक अच्छी कविता लिखी है, मैं इसको यहाँ सुनाना चाहूंगी कि ये अपने आप में मुहावरे के जो महत्व है उसको वो यहाँ हमारे सामने रख रहे हैं। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं, कहीं पर फल हैं तो कहीं पर आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है, कहीं पर मसाते हैं, चलो फलों से ही शुरू कर लेते, आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलते, कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं, कभी दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है, कोई 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है, कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मुसरचंद बन जाता है, मुफलिसी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है, सफलता के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं, और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं, कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनाते हैं, कभी ऊंट के मुंह में जीरा है, कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है, कोई जामुन के रंग की चमड़ी पाके रोई है तो कोई किसी की चमड़ी जैसे मैदे से लोई है, किसी को छठी का दूध याद आ जाता है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पर पीता है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये हमारे भारत की जो हमारी परंपरा है, हमारा गांव जो है, हमारे बुजुर्गों का अनुभव का ये हमारे बिल्कुल इस कविता के माध्यम से आपने गागर में सागर भर दिया है। और विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुहावरों और लोकोक्तियों के विषय में आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे? मुहावरे और लोकोक्ति जो हैं वो वैसे तो 2 चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं जी। मुहावरा और कहावतें, लोकोक्ति, लेकिन हम अगर उन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि दोनों को अलग अलग करने के लिए जो उस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं या किसी बड़े अभ्यास क्रम से जुड़े हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन आम समाज में, आम बोलचाल की भाषा में अगर लोकोक्ति और मुहावरे एक साथ में प्रयोग होते हैं तो ये भाषा के सौंदर्य के लिए, भाषा के सौष्ठव के लिए बड़ी अच्छी और सुदृढ़ परंपरा है। जी जी जी। वैसे तो मुहावरों के 4 प्रकार माने गए हैं जी। शुद्ध मुहावरा, दूसरा है द्विपद मुहावरा, तीसरा है आंशिक मुहावरा और चौथा है पूर्व सर्गीय मुहावरा जी। लेकिन हर चीज की अपनी मर्यादा है, जैसे कि इस कार्यक्रम की अपनी समय की मर्यादा है, तो हम बहुत ज्यादा विस्तार से इसको हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी धीरज जी ने बताया कि मुहावरे से भाषा का जो अलंकार है वो बढ़ता है, भाषा की सुंदरता बढ़ती है, भाषा में आप जो कहना चाहते हैं वो कम शब्दों में अधिक से अधिक कहा जा सके, इसके लिए मुहावरों का उपयोग होता है। जैसे अभी अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जगह अपने भाषण में ये कहा, वक्तव्य में ये कहा
कि मैं भी चाहता तो अपने लिए शीश महल बना सकता था। अब शीश महल का अर्थ है ऐसा घर बनाना जिसमें भौतिक तमाम सुविधाएं हों, तमाम ऐशो आराम के लौकिक साधन। सुविधाएं हों, तमाम ऐशो आराम के साधन मुहैया हों, बड़ा सा मकान हो, नौकर चाकर हों। और ये बिल्कुल सही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में अपना कोई घर नहीं है, जी। इसलिए एक छोटे से मुहावरे में कि शीश महल मैंने नहीं बना, कितनी सारी बातें उन्होंने कह दी। तो ये है मुहावरे की शक्ति, ये है मुहावरे का आकर्षण। कुल और आप दोनों महानुभाव डॉक्टर धीरज वाणकर और श्री विजय तिवारी, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारी तो समय की मर्यादा है, लेकिन आप दोनों ने इस पर हमारे कार्यक्रम की जो गागर है उसमें अपने ज्ञान का सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना इस कार्यक्रम को भी कहते ये भी हैं। हाँ जी। ये भी एक मुहावरा है, गागर में सागर भरना। हालांकि समयाभाव रहा, कम समय रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आपके साथ ये जो चर्चा हुई है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आप जैसे महानुभावों की उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगे हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व हिंदी दिवस पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि मुहावरे, लोकोक्ति जैसे जो अलंकरण हैं उनका हम अधिकतम उपयोग करें, और यदि हम उपयोग न भी करें तो जैसा कि हमारे सामने ही उदाहरण उपस्थित है डॉक्टर धीरज वणकर का, जो हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हुए, और आगे चल करके उन्होंने अपनी भाषा को इतना सशक्त बनाया है कि वो विजय तिवारी जैसी अलंकृत भाषा, बहुत अच्छी भाषा भी बोलने लगे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे ये परिचर्चा, हिंदी को मोहक बनाए मुहावरे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल।